हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि एएलपी का प्रीवियस पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊं। तो चलो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ वो सीधा सीधा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो पेपर है ये आपका 9 अगस्त 2018 का पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न था, ताकि उसी तरीके के क्वेश्चन के आप लोग भी आगे प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। चलिए, बट आप लोग साथ ही साथ लेटेस्ट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहना। आप सभी लोग, जितने भी लोग एएलपी या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। और आपको पता है प्रीवियस ईयर में जैसे कि आपका एएलपी का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में पूछा गया था। जैसे कि आपके सामने जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन क्या रहता है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आपको पहले खुद से ट्राई करना है, नहीं बनेगा तब जाकर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। और यहाँ पर चूंकि मैंने आंसर भी हाइड कर दिया ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर सको, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला, मजदूरों के दो प्रकार है। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर को कितना समय लगेगा बताओ। यानी सिंपली क्या बोल रहा है, 2 टाइप के मजदूर है, ठीक है। तो मैं 2 टाइप के मजदूर मान लेता हूँ। ये मान लो पहले टाइप का मजदूर है और ये तीसरे टाइप का मजदूर है, ठीक है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, दूसरे टाइप का मजदूर है। अब क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। यानी अगर पहले जो टाइप के मजदूर है ना, वो अगर मान लो दूसरे टाइप के मजदूर अगर 1 यूनिट काम करते हैं तो पहले टाइप के कितने काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। ध्यान से देखना, ये इफिशियंसी क्वेश्चन में दे रखा था, यानी क्षमता दे रखा था पहले आपको हिंट के तौर पे कि पहले टाइप के जो मजदूर है वो 3 गुना काम करते हैं दूसरे टाइप के मजदूर से, ठीक है। क्लियर है सभी को। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, इफिशियंसी क्या होता है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सोचने वाली बात है कि अगर आप कोई काम को ज़्यादा जल्दी कर सकते हो तो समय आप क्या करोगे, कम लोगे। अगर कोई काम में को करने में आप ज़्यादा देर लगा रहे हो तो इसका मतलब आपकी क्षमता कम है, ठीक है। तो ये इफिशियंसी टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है सभी को। अब देखो क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला था कि पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो 12 मजदूर, ठीक है, 12 मजदूर है, 10 दिन का समय ले रहे हैं। तो इसका मतलब एक मजदूर कितना काम कर रहा होगा, पहले टाइप का मजदूर है तो एक मजदूर आपका 3 काम कर रहा होगा, इसका मतलब है। तो 12 मजदूर कितने काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 36 काम हो रहा है। और 10 दिन तक ये लोग काम करते हैं तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना निकल के आ गया, 360। यही आपको निकालना था सबसे पहले कि टोटल वर्क मेरा कितना है, 360। ये हो गया टोटल वर्क। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ अगर ये कार्य को पूरा करने में पहले टाइप के मजदूर 4 गो है और दूसरे टाइप के मजदूर 8 गो है, तो पहले टाइप के मजदूर 4 गो अगर होंगे तो वो 3-3 काम करके करेंगे। तो 4 गुना 3 यानी 12 यूनिट एक दिन में करेंगे। साथ ही साथ जो दूसरे टाइप के मजदूर है वो 8 गो है और वो लोग 1-1 यूनिट काम करते हैं, तो 8 मजदूर 8 काम करेंगे। तो यानी कितना हो गया, 12 और 8 20। यानी एक दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, 20 यूनिट हो रहा है। तो ये 360 काम करने में कितना समय लगेगा, आपसे तो दिन ही पूछा था ना। तो 360 काम करने में आपको कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। तो जिनके भी ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। देखो मैं केवल समझाने के लिए इतना कुछ बताता हूँ, बाद बाकी अगर चीज़ें आपको समझ आता है इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बनाओगे, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है समझाना आप सभी लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुँचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके बाद उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए तो खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, तो सड़क की चौड़ाई बताओ क्या होगा। अब बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। आपको पता है कि अगर सड़क पर कोई, जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन में सिंपली आप इसका आंसर 12 और 5 17 बता सकते हो, ठीक है। बट कैसे हुआ चीज़ों को समझो। जैसे कि मान लो ये सड़क है, यहाँ खिड़की है एक, और ये सड़क का कोई एक पॉइंट से खिड़की को रखा गया, खिड़की को ऊपर रखा गया। समझना मेरी बात को। बोला है 13 मीटर की लंबी सीढ़ी है, तो सीढ़ी का तो लंबाई आपको बता दिया गया 13 है।
अब आपको क्या बोला है, जो खिड़की था वो कितना ऊपर था जमीन से, 12 मीटर था, तो आप समझ गए 12 मीटर ये होगा। अब यही बोला है कि सेम पॉइंट से सीढ़ी को दूसरे साइड खिड़की पर रखते हैं, जो कि खिड़की आपका 5 मीटर के ऊंचाई पर है। अब ये 5 मीटर का ऊंचाई पर है, समझना मेरी बात को। यानी अब सीढ़ी को यहाँ रख दिया गया, यानी अभी भी सीढ़ी का लंबाई क्या होगा भाई, 13 ही होगा। सीढ़ी का लंबाई तो घटेगा बढ़ेगा नहीं ना। तो अब आप बताओ, हमसे क्या पूछा था, सीधा सीधा हमसे तो पूछा था सड़क की चौड़ाई। तो आपको समझ नहीं आ रहा, ये ट्रिपलेट बन रहा है साफ से। देखो ये एक ट्रायंगल बन गया ना सीधा सीधा, 13 12 5 का पॉपुलर ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 का। तो यहाँ पर भी 13 5 और ये क्या होगा 12, क्योंकि हाइपोटेनियस यानी जो एक सीढ़ी का जो है वो तो आपका कांस्टेंट है 13 13, तो 12 5 ही तो इधर उधर घूमेगा ना, तो 12 5 17, यानी जो सीढ़ी जो सड़क का चौड़ाई होगा वो कितना होगा, 17 मीटर का होगा। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ क्या होगा। तो सभी को पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ये तो सभी को पता है ना। अब देखो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना आपका फर्ज बनता है, यानी 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। जब आपको मीटर पर सेकंड में करना, वही जब आपको उल्टा करना हो, किलोमीटर में चेंज करना हो, तो 18/5 से गुना करते हैं। तो ये मेरा स्पीड निकल के आ गया। अब डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का लंबाई, साथ ही साथ क्योंकि वो आपका किसको पार कर रहा था, पुल को पार कर रहा था, तो पुल का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई जो हमको निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ x, और कितना समय लगा रहा था, 10 सेकंड का समय लग रहा था। तो सॉल्व करो, तो 18 से काटेंगे 5, 5 5 25 हो गया। अब 25 और ये गुना 10, 250 इक्वल टू 100 प्लस एक्स, तो 100 वहाँ जाएगा, तो x क्या आएगा 150, यानी x जो ट्रेन की लंबाई है वो 150 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर बी से 2 गुना तेज है और टैंकर ए से 2 गुना तेज है, तो स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेला भरने में कितना समय लगेगा, बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट को कैसे घुमा दिया गया। क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क से ही है, जो आपका पाइप एंड क्रिस्टन से ही कॉन्सेप्ट पर है, बट देखो स्विमिंग पूल देकर इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। सिंपली क्या बोला है, स्विमिंग पूल के 3 टैंकर है, जैसे ए, ये बी सी। क्या बोला था कि जब एक स्विमिंग पूल को तीनों टैंकर जब द्वारा भरा जाता है तो 10 घंटे का समय लगता है, ठीक है, तीनों टैंकर के द्वारा जब भरा जाता है। तो अब क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया हिंट्स के तौर पे कि टैंकर सी जो है ना वो बी से तेज है, तो बी से अगर तेज है तो बी को अगर मैं मान लूँ कि अगर बी 2 यूनिट भर रहा है तो सी कितना भर रहा होगा, 4 यूनिट भर रहा होगा, क्योंकि 2 गुना है ना। आगे क्या बोला है, टैंकर बी जो है ना वो 1 से 2 गुना है, यानी अगर बी 2 भर रहा होगा तो टैंकर ए कितना भर रहा होगा, 1 भर रहा होगा, बात खत्म। यानी समझना ये इफिशियंसी समझो, ये कैपेसिटी यानी ये दे रखा था आपको, इफिशियंसी ही दे रखा था आपको। तो अब आप बताओ, यानी अगर तीनों एक साथ भरेंगे तो कितना यूनिट भर पाएंगे, 7 यूनिट भर पाएंगे, और चूंकि 10 घंटा में भर रहा है टोटल, तो टोटल कैपेसिटी यहाँ वर्क नहीं है, टोटल कैपेसिटी जो होगा वो कितना निकल के आ गया, 70 यूनिट कैपेसिटी हो गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि ए अकेला भरेगा तो कितना समय लगेगा, तो भाई ए तो 1 ही यूनिट भर पा रहा था और 70 यूनिट भरने में कितना समय लगाएगा, समझ रहे हो, तो कितना लगा 70/1 यानी 70 घंटा लगेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, दमदार क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस किया है, बस आपको ध्यान से बनाना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, और एक बार में बनाना, ठीक है, कंफ्यूज होने वाली कोई यहाँ पर बात नहीं है। क्या बोला, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसका आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है, ठीक है, या और फिर क्या बोला आगे, एक गोलार्ध का आयतन के बराबर है, शंकु का त्रिज्या और गोलार्ध का त्रिज्या का अनुपात बताओ क्या होगा। यानी सिंपली आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि कोण, ठीक है, कोण का रेडियस और स्फीयर का रेडियस का आपको अनुपात पूछा है, यानी रेशियो पूछा है। तो अनुपात पूछा है यानी रेडियस पूछा है, तो रेडियस हमको दोनों का पहले पता होना चाहिए, तभी तो हम बना पाएंगे ना। और दोनों को में हिंट क्या दे रखा है कि बोला है कि एक लंबवृत्तीय जो शंकु का आयतन है ना वो गोलार्ध का आयतन का बराबर भी है साथ ही साथ, ठीक है, ये भी आपको हिंट में दे रखा है। और शंकु के बारे क्या बोला है, उसका आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है। यानी समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर पहले आपको समझा देता हूं हल्का से।
क्वेश्चन में ही क्या बोल दिया है कि आधार का त्रिज्या उसके ऊंचाई का 1/3 है। जैसे सपोज दैट अगर मैं इसका रेडियस r मान लूँ और हाइट मैं h मान लूँ, ठीक है, तो रेडियस के बारे क्या बोला है कि रेडियस उसका हाइट का 1/3 है, तो यानी 1/3 का रेशियो बना रहा है। समझना मेरी बात को, ये रेशियो है। अगर आप ऐसे समझ पाते हो तो ऐसे बनाओ, वरना सिंपली आप जैसे रेशियो, क्योंकि इसी पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। तो अगर मैं इसको सिंपली x मान लूँ और इसको 3x मान लूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप 1/3 भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो डील करते हैं। तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ठीक ना, r स्क्वायर एच। तो r यहाँ पर मेरा क्या है? r स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और h क्या है? 3x है। समझ आ रहा है सभी को? और यहाँ पर गोला का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। r हमको नहीं पता है, क्योंकि गोला का हमको त्रिज्या नहीं पता है, तो कैपिटल R लिखेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करो, पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये मेरा क्या निकल के आ गया? x क्यूब और ये 3 है साथ में, और यहाँ पर क्या है? 4r क्यूब। यही है, बोलो। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ से आप त्रिज्या यानी कैपिटल R का वैल्यू नहीं निकाल लोगे? क्योंकि देखो कैपिटल R क्यूबिक है, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर कंफ्यूज बहुत सारे लोग हो जाते हैं। क्यूबिक है तो यानी ये x का क्यूब तो निकलेगा, तो x बन जाएगा सिंपली। ये तो क्यूबिक है तो भाई x बन जाएगा ना, क्यूब कट जाएगा। बट जो ये 3 है, ये 4 को भी मैं नीचे ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 3x/4 जो हुआ, ये क्या था? आपका r क्यूब है। x का क्यूब था तो वो x बन जाएगा सिंपली। बट आपको पता है ये क्यूबिक में जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक में दोनों आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पर क्या 3 है तो 3 का आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं है। क्योंकि ये 3 किसी का क्यूब थोड़ी होता है, 4 भी किसी का क्यूब थोड़ी होता है। यानी आप समझ गए, यानी ये जो मेरा r निकल के आया, मैं सबको हटा रहा हूँ, यानी जो मेरा r निकल के आया है वो क्या निकल के आया? क्यूबिक में है। ये आपका ये क्यूबिक में है, और ये भी जो मेरा √4 है वो भी क्या है? क्यूबिक में है। और x तो आपका था ही, यानी ये सिंपली x भी आपका था। बोलो क्लियर है सभी को? यानी आप समझ गए, ये जो मेरा गोलार्ध का यानी जो त्रिज्या मतलब स्पेयर का जो रेडियस आया ये निकल के आया। हमसे पूछा था शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध का त्रिज्या, तो शंकु का त्रिज्या था क्या भाई? शंकु का त्रिज्या तो सिंपल x ही था, यानी 1/3 x ही था। बस इसी का तो आपको सॉल्व करना था ना। और ये क्या था? तो ये देखो, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? यानी 4 ऊपर आ जाएगा, और ये क्यूबिक तो रहेगा ही, और ये 3 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? मैंने पूरा एक एक चीज़ आपको करके दिखा दी कि क्यों कैसे हुआ। समझ आ रहा सभी को? उम्मीद करता हूँ चीज़ें सभी लोगों को समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, आपसे यहाँ पर वर्गमूल पूछा था सीधा सीधा, तो स्क्वायर रूट बताओ। तो देखो यूनिट डिजिट में क्या है? 6, और आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट में अगर 6 है तो किसका स्क्वायर रूट हो सकता है? वो या तो आइदर 4 का होगा या तो 6 का होगा। ऑप्शन में 6 आपको कहीं दिख नहीं रहा है, 4 दिख रहा है, यानी ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब आपको देखो ये क्या था नंबर? 15376। तो 2 डिजिट को हटाने के बाद लास्ट का 3 डिजिट देखो 153। कौन सा स्क्वायर के सबसे सामने है? तो 12 के स्क्वायर के सबसे सामने है, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 144 होता है। तो बस, तो 12 यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, चूँकि ऑप्शन में आपको 124 ही है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। यहाँ पर क्या बोला? किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, जिसकी परीक्षा में छात्र का प्राप्तांकों का औसत 12 है, छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्राओं को कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताओ क्या था? बताओ जल्दी से। यानी कोई क्लास में अगर 9 छात्र है और कुछ छात्राएं हैं, तो जैसे सिंपली अगर बोला है बॉयज़ और गर्ल, तो ये बॉयज़ हो गया, ये गर्ल्स हो गया। देखो आप इसको जैसा चाहो वैसे बनाओ, सीधे सिंपल दिख रहा है, एलिगेशन लग रहा है, डायरेक्ट लगा दो। अब देखो 9 बॉयज़ थे, जिसका औसत आपको पहली क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉयज़ द्वारा जो औसत नंबर है वो कितना है? 12 है, और गर्ल्स के द्वारा जो औसत है वो कितना है? 14 है, और क्लास का टोटल जो औसत है वो कितना? 13.1 है। तो बस लगा दो यहाँ पर एलिगेशन। आपको पता है जो रेशियो आएगा एलिगेशन में बॉयज़ और गर्ल, यानी वो क्लास में जो बच्चे लोग भी होंगे वो उसी अनुपात में होंगे।
बस यही तो देखना है। तो 14 में से 13.1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9। अब 12 में से 13.1 में से अगर 12 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। यानी मैं कह सकता हूँ पॉइंट से पॉइंट को उड़ाएंगे तो 9 और 11 में, यानी कहना क्या चाहता हूँ कि जो क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो होगा वो 9 और 11 के अनुपात में होगा। और क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था कि क्लास में जो बॉयज़ है वो 9 के बराबर है, यानी 9 मतलब 9 के बराबर, यानी 1 यूनिट का मतलब 1 ही है, तो 11 मतलब 11, यानी गर्ल्स भी कितना होगी 11। हमसे टोटल पूछा था तो 11 और 9 यानी टोटल कितना हो जाएगा, 20, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो, निम्नलिखित में कौन सा सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो बताओ कौन सा ट्रू है। तो पहला ऑप्शन देखो तो ऐसे ही कट जा रहा है, इक्वल का साइन, तो क्या दोनों जगह इक्वल है क्या, नहीं। ये भी देखो इक्वल है क्या दोनों जगह, नहीं है भाई, कोई कट नहीं रहा, तो मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर या तो सेकंड या तो थर्ड। अब देख लो 29/6 क्या ग्रेटर देन है 43/12 से, तो देखते हैं 29/6 कितना होगा, यानी 30 होता तो 5 होता, यानी 5 से कम है। और यहाँ देखो 43/12 है तो 12 चौके 48 होता, अगर 48 होता तो भी क्या होता, 4 होता है। और आपको पता है यहाँ पर अप्रोक्स 5 है तो 5 तो ग्रेटर होता है ना 4 से, यानी ये वाला मेरा कंडीशन, ये वाला जो है ना ये सही है, ठीक है। और ये वाला तो गलत है क्योंकि यहाँ से देख लो लेस देन तो नहीं होगा ना, ग्रेटर देन होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब से 3 वर्ष बाद क्या है, धरित्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है, तो धरित्री की वर्तमान आयु कितनी है बताओ। चलो बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, सिंपली कि अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, मगर बोला है अब से 3 साल बाद के बाद आपको कंडीशन दिया जा रहा है। अब प्रेजेंट में दोनों का आयु का योग भी दे रखा है 61, तो मैं सिंपली यहाँ पर समझ पाता हूँ कि कौन कौन है, एक धरित्री जिसको मैं डी से डिनोट करता हूँ और एक यूनिस है जिसको मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ। दोनों का प्रेजेंट एज का सम दे रखा है 61। चलो क्लियर है, ये तो कंडीशन सबको समझ आ गया होगा कि दोनों का वर्तमान है 61। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो चलो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया बस वैसे वैसे करते हैं, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद धरित्री का एज कितना हो जाएगा, D+3। क्लियर है सभी को, क्या बोला था, अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु का दोगुना से 8 वर्ष कम है। यानी देखो अब से 3 साल बाद यूनिस का आयु का दोगुना, यानी यूनिस का डबल से 8 वर्ष कम है, यानी अभी भी जो धरित्री का आयु है वो 8 वर्ष कम है, यानी डिफरेंसेस दे रखा है कितना, 8 साल का डिफरेंसेस दे रखा है। यानी सिंपली मैं समझ गया D+3 यानी 3 वर्ष के बाद, यानी यूनिस का आयु यानी Y+3, क्योंकि भाई 3 साल बाद का कंडीशन दिया ना तो यूनिस में भी क्या होगा 3 साल जुड़ेगा। मगर ध्यान देना ये डबल बोला था, डबल माइनस, यही तो दे रखा था क्वेश्चन का पहला कंडीशन कि अब से 3 साल बाद, यानी y में भी 3 साल जुड़ेगा Y+3 और यूनिस का दोगुना से, क्योंकि मैंने डबल कर दिया, और दोगुना से भी धरित्री का आयु कितना 8 साल कम है। तो बस मैंने वही तो क्वेश्चन जो लिखा था बस उसका कंडीशन को मैंने लिख दिया यहाँ पास। अब सॉल्व करो। अब तो देखो ना 2 इक्वेशन आपके पास आ चुका है। तो हमसे क्या पूछा था, धरित्री का आयु पूछा था, तो डी का वैल्यू निकाल लो। तो इसको हल्का सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जा रहा है मेरा 2y+6। देखो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, वरना इतना करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बना सकते हो। ये =8। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ध्यान से देखो 2y-d, और ये 6 में से 6 और 3 कितना हो जा रहा है, 6 और 3 यहाँ से कुछ तो ये नहीं हो रहा, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा ना। देखो यानी माइनस 6 से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 8 में से 3 जाएगा, ये 5 हो गया। अब देखो ये एक पहला ये मेरा पहला आ चुका था, ये तो पहला था और ये दूसरा आ गया। अब इसको दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो D+y, तो y यहाँ लिखेंगे जैसे भी लिखो। ये तो मेरा 2 इक्वेशन आया, अब हमको सॉल्व करना है कैसे भी बस। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी ये क्या आ गया 2 और y 3y आ गया, और यहाँ पर क्या होगा 66 हो गया। तो 3 से काटेंगे, यानी यूनिस का एज कितना निकल के आ गया 22। ध्यान से देखो यूनिस का एज क्या निकल के आ गया 22। हमसे पूछा था धरित्री का एज, तो वर्तमान में माइनस कर देंगे, तो 22 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 39, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो।
अब ये क्वेश्चन सर्कल टेंजेंट से पूछा गया था, तो इसको जल्दी से ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, उपरोक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श D इस बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AB दे रखा है, DE दे रखा है, तो आपसे पूछा गया था BD की लंबाई बताओ क्या होगा। अब देखो ये सर्कल टेंजेंट का है, जो कि यहाँ पर आपको थ्योरम पता होना चाहिए, और मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया था प्रॉपर, जहाँ पर मैंने हर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके लिए लिख दिया था। अगर आप मेरा बहुत पहले से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा। फिलहाल यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको पता है ये जो DE टेंजेंट और AB को जो एक्सटेंड करके D पॉइंट पे मिलाया गया, हमसे पूछा है BD की लंबाई, यानी इसका लंबाई की बात कर रहा है। तो यहाँ पर थ्योरम अगर जैसे बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए, DE का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो BD इंटू AD के बराबर होता है। अब ये पता होगा तो आप इजिली इस क्वेश्चन को डील कर लोगे। अब चूंकि AD आपको पता है AB प्लस BD हो जाएगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बनाओ। तो D मेरे को क्या दे रखा था, 8 यानी 64 दे रखा है। BD क्या है, यही आपको निकालना है, यानी इसको मैं x मान लेता हूँ। और AD क्या हो जाएगा, तो AB देखो ध्यान से देखो, AB प्लस BD, तो AB का तो मान दे रखा था ना 12, यानी 12 प्लस x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 12x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया, जहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाद बाकी अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, और ये आ गया 64। तो डायरेक्ट बनाएंगे, तो 64 को कैसे तोड़ेंगे जिससे आपका 12 आ जाए, तो 16 चौके 64, 16 में से 4 जाएगा तो पॉजिटिव है, यानी 16 और 4, यानी एक तो नेगेटिव में चल जाएगा 16 और 4 क्या आ जाएगा पॉजिटिव में, यानी x का मान या तो -14, तो माइनस तो होगा नहीं, यानी +4, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 का निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास के लाभ दोनों को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। अब देखो ये आपका इन्वेस्टमेंट वाला है, ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट चलता है जो पूरा चैप्टर को ख़त्म करता है, जो कि आपको पता होगा कि जो भी आदमी, ठीक है, जो भी आदमी जितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करता है और जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, उसी रेशियो में प्रॉफिट भी डिवाइड होता है। बात समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर उमर और अविनाश, तो ये हो गया उमर और ये हो गया अविनाश A4, तो ये 10,000 और ये 15,000, तो मैं सीधा सीधा इसका रेशियो नोट डाउन करना पसंद करूँगा। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, मैं 10 और 15 सिंपल लिख रहा हूँ, बाकी 3 जोड़ो दोनों का हटा दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये था इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, समय। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों साझेदारी करता है, लेकिन वित्तीय समस्या के फाइनेंशियल कंडीशन के कारण अविनाश 8 महीने में पैसा उठा लेता है। तो इसका मतलब अविनाश 8 महीने के लिए पैसा लगाया था, और जो आपका उमर था वो पूरा 12 महीने के लिए पैसा लगाता है। तो आपसे वही पूछा था ना, पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बटेगा। तो भाई ये 12 महीने के लिए पैसे लगाए और ये 8 महीने के लिए पैसे लगाए, यानी 120 और 120, यानी भाई जो प्रॉफिट भी बटेगा ना वो सेम रेशियो में बटेगा, यानी 1:1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 9.5% का वार्षिक साधारण ब्याज के पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 हो जाती है, तो आरंभ किया गया निवेश बताओ कितना होगा। तो सीधा सीधा 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6 साल के लिए लगाओगे तो टोटल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, 9 तो 9 6 54 और प्लस 6 5 3, यानी कितना हो जाएगा 57% टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है। मैं आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट हो या चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, अगर आप डायरेक्ट टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन को डील करके इजीली बना सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपन क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 57% अगर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है और आपको पता है 100% खुद में प्रिंसिपल वैल्यू होता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपको 157% का मान ही दे रखा था। 942 आपसे सिंपली पूछा था 100% का मान बताओ क्या होगा। समझ गए। तो भाई ये हो गया 942, 157% का मान था, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो। तो 6 से कट जा रहा, साफ साफ दिख रहा है 6 से कट रहा है, तो 6 गुना 100 यानी 600 रुपये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अब यहाँ पर क्या बोला, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों का गुणनफल के 3 गुना है। अब यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन को समझो, क्या बोला है, फाइंड द 2 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट।
अब देखो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर जैसा चाहो फिलहाल वैसा बना सकते हो, बट चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखा है ना वो बहुत लिमिटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सिंपली ऑप्शन से अगर हिट करोगे तो इजीली बन जाएगा। बाद बाकी आप अपने से अगर बनाने पढ़ोगे बेसिक से तो आपको लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सिंपली अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ऑप्शन सिंपली क्या दे रखा था, ये 4 ऑप्शन। क्वेश्चन आप समझ गए हो, क्वेश्चन आपको समझ चुके हो कि 2 डिजिट का नंबर है जो एग्जैक्टली उन दोनों संख्या का गुणनफल का 3 गुना के बराबर है। जैसे कि अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर पकड़े तो क्या है 24, तो इसका दोनों अंकों का गुना कितना हो जाएगा 8, और 8 का 3 गुना क्या 24 है? हाँ है, यानी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन से आप बना सकते थे, वरना अगर आप बेसिक से बनाने आए तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर हो तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये इकाई अंक पर होता है और ये टेंस प्लेस पर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, x का गुना 10 से करते हैं प्लस y का गुना 1 से करते हैं। इसी तरीके से वो नंबर का रिप्रेजेंट होता है। बोलो होता है ना? तो बस कंडीशन में भी आप इसका मदद से आप देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो 10x प्लस y इक्वल टू 3 टाइम्स x इंटू वाई। अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पर कंडीशन मेरे को एक ही दे रखा था और वेरिएबल मेरे पास 2 ठो है, यानी x और y 2 वेरिएबल है और कंडीशन एक ही है। तो भाई 2 वेरिएबल से मतलब 2 वेरिएबल होकर एक कंडीशन से कैसे बन पाएगा? एक और कंडीशन देता तो आप इजीली बना पाते। अब यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ तक आके स्टॉप हो रहा है, तो यहाँ से भी आप ऑप्शन पर पुट करके चेक कर सकते हो कि x का मान अगर 2 रखे, y का मान अगर 4 रखे तो क्या ये होल्ड हो रहा है। अगर ये होल्ड हो रहा है तो जो होल्ड करेगा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसे भी आप बना सकते थे। ठीक है, चलो फिलहाल हटाते हैं इसको। एक क्वेश्चन ये रहा, 1600 की राशि 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा बताओ। तो 6 गुना 5 यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 30%। तो 30% निकाल दो किसका, 1600 का। तो 16 गुना 3 48, 480 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा जाता है। तपस को केक का 1/2 भाग मिलता है, ऋषि को 1/3 भाग और शेष अवि को प्राप्त हुआ है। तो अवि को टोटल कितना भाग प्राप्त हुआ है बताओ। तो आपको पता है कि अगर तपस को टोटल में से, ठीक है टोटल की बात की जा रहा है, सब टोटल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो तपस को मिल गया आधा प्लस ऋषि को मिल गया 1/3। तो टोटल कितने मिल गया इन लोगों को, तो 3 2 6 और 3 5 यानी 5/6 केक बढ़ चुका है। तो आपको पता है कोई भी चीज़ खुद में 100% बोलो या फ्रैक्शन में 1 की बात करो, तो 6/5 केक पहले से बढ़ चुका है 2 लोगों के बीच में, तो एक को कितना मिलेगा, एक ही बचा यूनिट, यानी टोटल यूनिट नीचे वाला ही हमेशा क्या होता है टोटल होता है। तो 5 यूनिट बढ़ चुका है तो बचा कितना 1 यूनिट, यानी 1 आउट ऑफ 6, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है? या 1 में से माइनस कर लो 5/6 वही होगा सब घुमा फिरा के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन है। अब आप लोग मुझे इसका आंसर फटाफट कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, ताकि अब देखो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे पता चल पाएगा भाई हाँ कितने लोग इस सीरीज़ को जो मैंने चालू किया उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बाद बाकी वीडियो आप देख लेते हो बट आंसर होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं करते हो, तो मुझे भी समझ नहीं आता है कि भाई आप लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, चलो फिलहाल मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।